क्या बड़ा आदमी सीएम पद मिल पाएगा बड़े आदमी को? सबसे पहले तो मुझे बताइए सरगुजा में ऐसा क्या कमाल किया है कि मतलब जहाँ पर अता पता नहीं रहता था वहाँ पर टीएस बाबा जैसा चेहरा उसको पछाड़ते हुए आज बीजेपी ऊपर आ रही है। क्या कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, कांग्रेस ने कुछ गलतियां करी हैं सत्ता में रहते हुए उसके कारण ऐसा हुआ है, या भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए कुछ ऐसा कर दिया है कि लोग उनको सत्ता में लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। भाई किसकी नैया पार लगेगी ये तो अभी कुछ समय में पता चल जाएगा। लगभग ये आप मान के चलिए कि पता चल सा गया है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए संजय श्रीवास्तव जी हैं, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता। क्या लग रहा है सर, सबसे पहले तो ये चीज़ की लीड में है अभी बीजेपी, और आगे का क्या देख रहे हैं अभी, इससे कितना जो अभी आंकड़े चल रहे हैं उससे कितना अंतर आ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से आज के जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, हम बहुत तेज गति से आगे बढ़े हैं और लगभग घंटे 2 घंटे से जो स्थिरता आई है परिणाम में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आम जनता जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी इस शासन से मुक्ति के लिए, उन्होंने 17 तारीख को अपनी मोहर लगाई भाजपा के मतों पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर घंटे 2 घंटे के बाद अंतिम जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें भाजपा क्लियर मेजॉरिटी के साथ में जनता के विश्वास पर खरी उतरते हुए हम इस प्रदेश के अंदर में सरकार बनाएंगे। देखिए, अभी एक चीज़ अपने को समझ में आ रही है कि भाजपा काफ़ी ज़्यादा लीड में है। तो ये करंट सिचुएशन जो आप देख रहे हैं, इसको देखते हुए क्या कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, कांग्रेस ने कुछ गलतियां करी हैं सत्ता में रहते हुए उसके कारण ऐसा हुआ है, या भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए कुछ ऐसा कर दिया है कि लोग उनको सत्ता में लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं और जनता को अपने मतों का अधिकार जब प्राप्त होता है, चुनने का मौका मिलता है, तो वो गुण दोष के आधार पर वोट करती है। मैं हमेशा कहता हूँ, यदि किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को यदि बहुमत प्राप्त होता है, सेवा करने का मौका मिलता है, तो पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि जिस कमिटमेंट के साथ में हम सरकार में आए हैं वो कमिटमेंट पूरा होना चाहिए और जनादेश का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को इस बात को समझने की आवश्यकता थी कि 15 साल के बाद वो बमुश्किल आए थे, घोषणा पत्र के आधार पर आए थे। उन्होंने बहुत अच्छा घोषणा पत्र जारी कर दिया था, सबको वादा कर दिया था, लेकिन इन 5 वर्षों में उस जनादेश का उन्होंने सम्मान नहीं किया। और जो इस प्रदेश की आधी आबादी महिलाएं हैं, वो शराबबंदी का वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। बड़ी बेशर्मी के साथ उन्होंने कहा कि ये मुद्दा नहीं है। जो आधी आबादी युवाओं की है उनके साथ में विश्वासघात किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये भारत है, यहाँ पर लोकतंत्र है और भारतीय मतदाता बहुत भावुक होता है। यदि उसके साथ में विश्वासघात होता है, उसके साथ में चीटिंग होती है, तो निश्चित रूप से वो हार का वो बदला लेने के लिए तैयार रहता है। और आज लगभग यही परिणाम इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि यही काम हुआ है, आपकी वादा खिलाफी के कारण आप सरकार से बाहर हैं। दूसरा विषय यह है कि किसी भी दल के लिए उसको नेतृत्व की भी जरूरत है, नियत की भी और नीति की भी आवश्यकता है। आज हमारे पास में माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व इस देश के अंदर में, जिनका आशीर्वाद प्रदेशों को भी प्राप्त होता है। विकास के मामले में हम विपक्ष की सरकार के साथ में भी साथ लेकर चलते हैं कि आम जनता के साथ में दुर्भाव नहीं होना चाहिए। हमारी नीयत अच्छी है, हमारी नीति अच्छी है और जो नीति पर हम काम करना चाहते हैं 5 साल के लिए, वो जन घोषणा पत्र के माध्यम से हमने सामने लाया और जनता ने उस पर विश्वास व्यक्त किया। तो मुझे लगता है कि नेतृत्व, नीयत और नीति के कारण और भूपेश बघेल की अकर्मण्यता के कारण, वादा खिलाफी के कारण जनता ने हमको हाथों हाथ दिया है और हमको भरपूर आशीर्वाद दिया है। सर देखिए, जब से ये सारी बातें चल रही थी, घोषणा पत्र की जब बात हो रही थी संजय जी, तो शराबबंदी को लेकर के कांग्रेस बैकफुट पे हमेशा रहती थी क्योंकि उन्होंने वादा किया था, पूरा नहीं किया था। बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पे रहती थी, बोलती थी कि भाई आपने ये बात कही थी, आपने जो वादा किया था आपने उसको पूरा नहीं किया है, धोखा किया है आपने जनता के साथ। इस बात को हमेशा बीजेपी ने भी उठाया है। अब आप सत्ता में आते हैं, आपकी अगर भाजपा छत्तीसगढ़ में आ जाती है, तो उसके बाद क्या शराबबंदी वाले मसले पर आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से थिंक टैंक का कुछ सोचना विचारा है इस पर? देखिए, हम चुनावों के अंदर में गए, हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट सामने रखा, हमने जन घोषणा पत्र सामने रखा कि आने वाले 5 वर्षों के लिए हमारा रोड मैप क्या है। और उस पहली प्राथमिकता हमारी यही है सरकार में आने के बाद कि उस रोड मैप के आधार पर जो हमने कमिटमेंट किया है उन कमिटमेंट को हम पूरा करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं शराबबंदी को नकारता हूँ,
लेकिन शराबबंदी इस देश के अंदर में लगभग सभी राज्यों के अंदर में एक आध दो राज्यों को यदि छोड़ दे तो शराब की बिक्री होती है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ें हो, जब अति होती है तो उसका परिणाम बुरा होता है। सब चीज़ें नियंत्रण में होनी चाहिए। पहले भी हमने 15 वर्षों में जब हमारी सरकार थी, हमने बहुत एक रोड मैप बनाकर एक तरीके से हमने धीरे धीरे करके शराब की दुकानों को बंद करने का काम प्रारंभ किया था। 500 की जनसंख्या वाले गांव, 1000 की जनसंख्या वाले गांव, यहाँ तक कि हमने 2500 की जनसंख्या तक के गांवों के अंदर में हमने शराब दुकानें बंद करी थी। अभी भी मैं आपको वादा करता हूँ कि नशाखोरी, तमाम प्रकार के जो नशा थे, जो भूपेश बघेल की सरकार में राज्य में कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा नशा नहीं था जो प्रदेश में नहीं होता था। इसको बंद करेंगे हम सबसे पहली प्राथमिकता। नशे के काम को हम धीरे धीरे करके डाइल्यूट करेंगे और एक नियंत्रित जो चीज़ें हैं इस प्रदेश के अंदर में होगी। इस नशे से किसी का परिवार को नुकसान नहीं हो, किसी का बेटा न जाए, किसी के पिता मत जाए, वो परिवार मत उजड़े, इस बात की चिंता बीजेपी की सरकार करेगी। सर देखिए, सोशल मीडिया की खूबसूरती क्या है ना कि हम जो बात कह देते हैं, इफ़ इन केस अगर कुछ ऐसा होता है कि हमारे जहन से निकल जाती है तो जनता हमें याद दिला देती है। वो छोटे छोटे क्लिप्स चलते हैं, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी कि जब ये वाली क्लिप, जब आप ये वाले जो आपने बात कही है इसको जब आप इम्प्लीमेंट कर देंगे, तब ये वाली क्लिप हमारी तरफ से जब पोस्ट की जाएगी तो उसको आप रीपोस्ट करेंगे और ऐसा नहीं होगा कि जनता रीपोस्ट करके आपसे सवाल पूछेगी। एक बात तो आपने कमिटमेंट ये दिया है, आप शराबबंदी वाले मसले पर सोच विचार करेगी भाजपा की सरकार और नशा मुक्त छत्तीसगढ़ को बनाने की कोशिश रहेगी। जी, निश्चित रूप से उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से अति मात्रा में नशाखोरी यहाँ पर हो रही थी, जिसके कारण मैंने कहा, फिर से कह रहा हूँ कि रोज़ समाचार पत्रों में एक्सीडेंट्स होते थे नशे के कारण। कहीं किसी पति ने पत्नी की, कहीं किसी ने किसी की, नशे के उसमें जो अपराध होते थे, इन सब पर नियंत्रण होगा। वो नियंत्रण ऐसा होगा कि नशे के व्यापार या नशे के जो काम हैं उनको बहुत कम मात्रा में धीरे धीरे करके समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये सबके साथ में मिलकर, इस पर कहीं कोई वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। सब मिलकर, आखिर में हमारा कमिटमेंट क्या है, हम सरकार में आना क्यों चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो। मैं एक बात और कहूँगा आपसे, इस प्रदेश का निर्माण हमने किया है और यदि हमने छत्तीसगढ़ को बनाया तो संवारने का काम भी बीजेपी का है। कांग्रेस तो समझ ही नहीं पाई आम जनता की बातों को कि किसी के मन के अनुकूल किस तरीके से काम करना चाहिए। केवल गलत वादा करके वन शॉट में आपने वोट बटोर लिया, महिलाओं का, युवाओं का, सबका। लेकिन आपने उन मतदाताओं का अपमान किया है और उस अपमान का बदला ये है कि आज लगभग सभी मंत्री भूपेश बघेल की सरकार के हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जब मैं अपनी पढ़ाई किया करता था 2012-15 में, उस दौरान एक आम इंसान के तौर पे बात करूँ, पत्रकार से अभी हट करके, तो उस समय जो क्राइम की सिचुएशन थी, अब के समय में क्राइम बहुत ज़्यादा है उस समय के कंपैरिजन में। उसको कंट्रोल करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार क्या ऐसा करने की कोशिश करेगी जिससे कि सारी चीज़ें कंट्रोलेबल हो पाएंगी? देखिए, निश्चित रूप से हमारे घोषणा पत्र में ये विषय भी है और हमने अपोज भी किया हमेशा भूपेश बघेल की सरकार का कि लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था थी वो जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, और जब इस सरकार से सवाल किया जाता था कि आखिर ये अपराध क्यों हो रहे हैं, तो बड़ा अजीबो-गरीबो उनका जवाब रहता था कि अपराधी पकड़ तो रहे हैं। अर्थात प्रदेश में अपराध तो होगा, उसके बाद अपराधी को पकड़ा जाएगा। अपराध को रोकने के लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया कि हम अपराध को रोकेंगे। उन्होंने कहा अपराधी तो पकड़ रहे हैं और गुणा भाग करके कुछ इस तरह की संख्या बताकर हमेशा से बचने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है हमारी सरकार बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस छत्तीसगढ़ की महतारी का सम्मान करना, उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। ये और किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारा अनुभव रहा है 15 साल के इस प्रदेश में सरकार में रहते हुए जो समस्याएं हैं, तो मुझे लगता है उस अनुभव का लाभ भी हमको मिलेगा और निश्चित तौर पर एक बेहतर सरकार बनेगी और सभी वर्गों का सम्मान, सभी वर्गों की सुरक्षा निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार करेगी। बिल्कुल। तो सरगुजा का अभी मौजूदा समय में जो सीटों का जो हाल चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा, बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी रही इस चुनाव को लेकर के कि बिल्कुल जो एग्जिट पोल आए थे, जो सबको लग रहा था कि आसपास 40-50 के 40 और 30 के बीच में सीट बीजेपी की आएगी, उससे बिल्कुल अपोजिट हो गया। एक तरीके से आप बोलें तो सत्ता लेने के बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी है बीजेपी। तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी रही अब की बार इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ? देखिए, बहुत बेसिक चीज़ मैं सबसे पहले आपसे उल्लेख करता हूँ। भारतीय राजनीति में देश की आज़ादी के बाद लगभग 75-77 वर्ष हो रहे हैं। बहुत मूल अंतर जो भाजपा और कांग्रेस में है वो ये है कि हम संगठन और कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं।
कांग्रेस हमेशा से देश की आज़ादी के पहले कहूँ या बाद में कहूँ, ये नेता आधारित पार्टी रही है। अर्थात नेता जो कहता है उस पर इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ में ही काम होता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये जो चीज़ें हैं इस प्रदेश के में जो सरकार जब बनेगी, तो निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं कि किस स्ट्रेटजी के तहत हम इस सरकार में आए, जब हमने आम जनता के बीच में गए, हमें लगा कि 2018 में कुछ गलतियां हमसे हुई हैं। और उस जैसे कि सर उदाहरण के लिए कि कई प्रकार की गलतियां, एक देखिए एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, कभी टिकट वितरण हो जाता है, कभी कुछ जो आम जनता की जो भावना है उसको हम सम्मिलित नहीं कर पाए, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन उन गलतियों को दरकिनार करते हुए, किनारे करते हुए, हमने जनता की भावनाओं के अनुरूप 3 महीने 4 महीने हमारी घोषणा पत्र समिति गई और एक एक व्यक्ति से बातचीत करके, हर वर्ग से हमने बातचीत किया कि आखिर आपकी आवश्यकता क्या है, जनता क्या चाहती है, और उसके अनुरूप हमने अपने घोषणा पत्र को बनाया। उदाहरण के लिए यदि किसानों के मामले में हमने उस समय रेट्स नहीं बढ़ाए, आज लगा कि किसानों को लगा कि हाँ हमारी प्रति क्विंटल बढ़ना चाहिए, रकबा बढ़ना चाहिए, और भी चीज़ें होनी चाहिए। महिलाओं ने कहा कि उनके लिए कुछ आवश्यकताएं उनकी पूर्ति होनी चाहिए, और उन सब चीज़ों को हमने किया। लेकिन अब कारण यह है कि भूपेश बघेल की सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में किया। देखिए, नियत की बात होती है और विश्वास की बात होती है, भावनाओं की बात होती है। आज हमारा नेतृत्व है, हमारी नियत है, 12,000 हम दे रहे हैं, 15,000 वो दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं ने जाना कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान यदि कोई कर सकता है तो बीजेपी कर सकती है। और परिणाम आपको दिखाया कि 15,000 किनारे करके उन्होंने 12,000 पर मोहर लगाई, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये 12,000 मिलेगा, वो 15,000 नहीं मिलेगा। क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने 100 सहायता समूह के ऋण माफ़ करने की बात की थी, महिलाओं से नहीं किया। और सबसे बड़ा जो धोखा, फिर से कह रहा हूँ, कि शराबबंदी के नाम पर जो वोट बटोरा था पिछली बार उन्होंने कि हम शराब बंद कर देंगे, उस पर बंद करना तो दूर, जिस तरीके का वक्तव्य आया, किसकी आवश्यकता ही नहीं है। और कोविड के समय यदि दुकानें बंद है तो होम डिलीवरी, कि घर घर तक शराब पहुंचाने का काम किया। अवैध शराब, कल के पेपर में आया कि शराब में कीड़े मकोड़े सहित दुकानों के अंदर में पकड़ाए, अर्थात अवैध धंधा, अवैध उगाही। राजस्व तो जो बढ़ रहा है, दर इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन गलत तरीके से जो पैसे की उगाही, यहाँ के युवाओं को सट्टा में, ऑनलाइन सट्टे में, और उसके बाद मुकर जाना कि हम ये काम नहीं करने। तो ये तमाम जो कारण बने, कांग्रेस ने 5 सालों में छत्तीसगढ़ को लूट का केंद्र बनाया, और जो एटीएम जो हमारा आरोप लगता था कि ये कांग्रेस का एटीएम है, वो सर्वथा सिद्ध हुआ। ये हमने भी कहा, और इस परिणाम में जनता ने इस बात पर मोहर लगाई। आपने सर कहा कि कुछ आखिरी कुछ सवाल हैं। आपने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ता आधारित है, नेता आधारित नहीं है, लेकिन हमने ये चीज़ देखी कि छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे थे, केंद्रीय नेता जो हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर के उन्होंने प्रभाव डालने की कोशिश की, जिसमें वो बहुत हद तक या लगभग वो सफल हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता उस समय, छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं उस समय, क्या आपको लगा कि जब केंद्रीय नेता है तो वो थोड़े से पीछे हटे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आखिर वो किसके नेता हैं? वो हमारे ही नेता हैं, हमारे ही वरिष्ठ हैं। और भारतीय परंपरा में, भारतीय परिवार में जो अपने बुजुर्ग होते हैं, जो अपने बड़े होते हैं, वही मुखिया होते हैं। लड़का आईएएस हो जाए, कलेक्टर हो जाए, लेकिन पिता यदि घर में कोई चीज़ कहता है तो कलेक्टर पुत्र भी उस बात को मानता है। इस आधार पर हमारी परिवार पार्टी चलती है, और हमारे पास नेता हैं, ये कार्यकर्ता बने हुए नेता है। माननीय मोदी जी से लेकर अमित शाह जी से लेकर नड्डा जी, ये सामान्य कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के सामान्य कार्यकर्ता से आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। ये भाव सब में है। तो उन्होंने अपने हाथों हाथ लिया। जिसके पास में नेतृत्व तो नहीं है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे लोग हैं, तो किसको बुलाते? तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें सामने आई हैं, और ये हम सब के लिए फख्र का विषय है, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी, अच्छे कार्यकर्ता ऊपर तक गए, आज वो देश को लीड कर रहे हैं, सरकारों को लीड कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये हमारी एक पूंजी है, बीजेपी की पूंजी है, और ये हमेशा रहेगी। आप देखिएगा, क्योंकि कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, वहाँ परिवार से नेता बनते हैं, उसमें गुण हो या ना हो, लेकिन वो नेता बनेगा, वो अध्यक्ष बनेगा। यहाँ जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, गुणी हैं, मेहनती हैं, उनको सामने लाया जाता है। इसलिए लंबे समय तक चलने वाली भाजपा पार्टी है, और उसका लाभ पूरे देश में हमको मिल रहा है। आखिरी 2 सवाल जी। सबसे पहले तो मुझे बताइए, सरगुजा में ऐसा क्या कमाल किया कि मतलब जहाँ पर अता पता नहीं रहता था, वहाँ पर टीएस बाबा जैसा चेहरा, उसको पछाड़ते हुए आज बीजेपी ऊपर आ रही है? देखिए, बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, इन 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा यदि किसी के साथ अत्याचार हुआ है तो सरगुजा की जनता के साथ में हुआ है। टीएस बाबा के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनका आंतरिक मामला है, उनके पार्टी का मामला है। लेकिन 5 साल टीएस बाबा हाथ खड़े करके अपने लिए मुख्यमंत्री पद मांगते रहे, लेकिन सरगुजा के लिए उन्होंने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई
बड़प्पन होता कि वो मुख्यमंत्री के पद को किनारे करते और सरगुजा के लिए आवाज़ उठाते। मैं बनूँ ना बनूँ, लेकिन सरगुजा का विकास होना चाहिए, सरगुजा का काम होना चाहिए। लेकिन मैं लगातार 1.5 साल से सभी जगह गया, हर एक मंडलों तक जाकर नीचे हमने बूथ तक जाने का प्रयास किया। केवल एक कारण था, सरगुजा में हम पिछली बार भी जीतते, कि केवल इन्होंने भ्रम पैदा करके 4 जगह कि यहाँ से टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ से भूपेश बघेल बनेंगे, वहाँ से ताम्रध्वज बनेंगे, यहाँ से चरणदास बनेंगे। इन्होंने धोखा देकर वोट बटोरा। आज दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, जो वादा खिलाफी जो भूपेश बघेल जी ने तो जो किया, लेकिन टीएस बाबा कभी सामने खड़े होकर सरगुजा के लिए खड़े नहीं रहे, केवल अपने लिए मांग करते रह गए कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। और सरगुजा की जनता ने 14 सीट उनको दी थी मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो जनता ने आज बदला भी लिया और लगभग 14 सीटें आज पराजय की कगार पर है। टीएस बाबा अब समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीति और भारतीय लोकतंत्र में जनता का कितना महत्व है। इस बात को कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। चलिए जी, तो आखिरी सवाल आपसे है, वो ज़रा हर कोई जानना चाहेगा, जितने हमारे व्यूअर्स इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, क्या बड़ा आदमी सीएम पद मिल पाएगा बड़े आदमी को? नहीं, देखिए, बड़ा आदमी का अर्थ ये नहीं है। बड़ा आदमी का अर्थ होता है सम्मान। नहीं, वो तो मैं समझ गया। सुनिए, बड़ा आदमी ऐसा नहीं। बड़ा आदमी मतलब, देखिए, आज हम यदि 50-60 सीटें जीत रहे हैं, कुछ प्रमुख नेता हमारे हैं, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, 12-13 मंत्री बनेंगे, कोई विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, कुछ निगम मंडलों में जाएंगे, तो सब अच्छी जगह जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यदि कार्यकर्ता मेहनत करेगा तो उसके बड़ा पद पाने का अधिकार है। और यह निर्देश, यह इशारा माननीय अमित शाह जी ने किया, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। यदि अच्छा करना है तो उसको उत्साहित करना जरूरी है, उत्साह पैदा करना जरूरी है। और मुझे लगता है यही काम हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, जो प्रत्याशी थे उन्होंने, और आम जनता ने उसमें सहभागी बना। और निश्चित तौर पर बड़ा हमें नहीं बनना है, बड़ा हम जनता को बनाएंगे, काम करके दिखाएंगे और छत्तीसगढ़ का नाम बड़ा हो, इस बात की हमारी तैयारी रहेगी। सर, अब तो नैया हमारी पार लगने जा रही है। सीएम कौन होगा, सीधे थोड़ा सा आप अगर बताना चाहें, हिंट दे दीजिए एटलीस्ट। देखिए, बहुत स्पष्ट है, बीजेपी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व मिलकर इसको 5 मिनट के अंदर में तय कर देगा कि इस प्रदेश का मुखिया कौन होगा। इंटरव्यू तो नहीं होंगे? नहीं, दूसरी पार्टियों के नहीं, इंटरव्यू नहीं होते। ये तो कांग्रेस में चल रहा है इंटरव्यू वाला मामला। अब मुझे लगता है कहीं मुख्यमंत्री से ज़्यादा लड़ाई बनने की लड़ाई में नेता प्रतिपक्ष के लिए कहीं मार पिटाई, राजीव हवन के मर मत हो जाए, इस बात की मुझे चिंता है प्रदेश में सरकार होने के नाते, कि इस तरह का कोई काम इस प्रदेश के अंदर में राजीव हवन में भी ना हो। आपसे अगर पूछूं, आपका अगर पर्सनल चॉइस अगर जानना चाहें तो आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा हम कार्यकर्ता आधारित जो पार्टी है, जो हमारा नेतृत्व तय करेगा, जो विधायक दल, देखिए इसका अधिकार विधायक दल को है और केंद्रीय नेतृत्व को है। हम सबकी भावना, हमारे लिए सब नेता हैं, जो लोग भी दौड़ में रहेंगे वो नेता है। जो बनेगा वो हमारा मुख्यमंत्री है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। तो जी, हमारे साथ में संजय श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने बताया कि भाजपा ने क्या कुछ किया है जिसकी वजह से सत्ता पाने की एकदम कगार पर आज भाजपा खड़ी हुई है छत्तीसगढ़ में। साथ साथ मध्य प्रदेश में भी भाजपा आ रही है, राजस्थान में भी लगभग भाजपा इन तीनों प्रदेशों में हमें आती हुई दिखाई दे रही है। हमारी तो नैया पार लगने के लिए जा रही है। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी अगर आपको इस तरह के इंटरव्यूज़ देखने, वीडियोज़ देखने, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वाले वीडियोज़ आपको देखने, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा IBC 24 डिजिटल के जितने भी मल्टीपल चैनल्स हैं जिन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। IBC 24 के YouTube चैनल और खबर बेबाक को आप सब सब्सक्राइब करें।